स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमावत, केमिस्ट्री फैकल्टी, और आज हाइड्रोकार्बन का नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने एल्केन बनाने की विधियां स्टार्ट करी थी कि भाई प्रयोगशाला में अगर जाएं और आपको बोले कि भाई आपको एल्केन प्रिपेयर करनी है या ऐसी कौन सी विधियां हैं जिनसे हम एल्केन बना सकते हैं, तो इस पॉइंट को हमें डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो एल्केन बनाने की विधियां हम पढ़ रहे हैं और सबसे पहली जो अपनी रिएक्शन थी एल्केन बनाने की विधियां, एल्केन बनाने की विधियां, ठीक है। और जो पहली अपनी रिएक्शन थी ना, वो अपने पास थी भाई वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन क्या होती है? वुड्स रिएक्शन होती है कि भाई अपने को क्या करना है, कोई एल्काइल हैलाइड काम में लेना है, एल्काइल हैलाइड, और रिएक्शन आपको किसके साथ करवानी है? सोडियम के साथ करवानी है, और ड्राई ईथर की उपस्थिति में यानी शुष्क ईथर में रिएक्शन करवानी है। शुष्क ईथर का मतलब है वहाँ वाटर के ट्रेसेस नहीं होने चाहिए, जल का जो एक तरीके से जल है वो अनुपस्थित होना चाहिए। तो जब रिएक्शन करवाओगे, किस रिएक्शन जो है वो किस विधि से चलती है? मुक्त मूलक क्रिया विधि से चलती है। तो मुक्त मूलक आपको सबसे पहले बनाना है, यानी इस बंध का आपको होमोलाइटिक क्लीवेज करवाना है, तो आर मुक्त मूलक बनेगा। और भैया आर मुक्त मूलक जब आर फ्री रेडिकल के साथ क्या होगा, जुड़ेगा, तो फाइनली अपने को क्या मिलेगा भाई? आर आर मिलेगा, बोले तो एल्केन मिलेगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये रिएक्शन अपनी होगी, इसको क्या बोलेंगे? वुड्स रिएक्शन बोलेंगे। कल की क्लास में हमने खूब सारी इस पर डिस्कशन किया था, मतलब लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल भी देखे थे कि वुड्स रिएक्शन से एग्जाम्पल किस तरीके से पूछे जाएंगे, क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, ये हमने देख लिया था। आज हम वुड्स रिएक्शन के बारे में दो चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनकी बात करेंगे। वुड्स रिएक्शन को दो तरीके की मैकेनिज्म से हम समझा सकते हैं, एक तो कौन सी? आयनिक क्रियाविधि, एक कौन सी थी भाई? एक मुक्त मूलक क्रियाविधि। दोनों से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो भाई देखो जरा, एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि भाई वुड्स, दो तीन पॉइंट है वो सारे आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना। वुड्स अभिक्रिया में कार्बन कार्बन नए बंध का निर्माण होता है, ठीक है। कि भाई वुड्स रिएक्शन जो है इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में, जैसे आर 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 का मतलब क्या है? कोई कार्बन है अपने पास, तो कार्बन और कार्बन के बीच में नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, नया बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। तो वुड्स रिएक्शन में कार्बन कार्बन के मध्य नए बंध का निर्माण होता है। जो अगला पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है कि भाई वुड्स अभिक्रिया में या वुड्स अभिक्रिया से मेथेन नहीं बनाया जा सकता या नहीं बनाई जा सकती। भाई मेथेन जो है, मेथेन गैस यानी कि CH4 एक कार्बन है ना इसमें, सबसे छोटी एल्केन, तो मेथेन वुड्स अभिक्रिया से नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि भाई मेथेन बनाने के लिए आप अगर यहाँ पर एल्काइल हैलाइड, सबसे छोटा एल्काइल हैलाइड कौन सा है? CH3X। मान लो आप ये वाला एल्काइल हैलाइड लेते हो CH3X और इसकी रिएक्शन करवाते हो सोडियम और ड्राई ईथर के साथ, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन करवाओगे CH3X की सोडियम ड्राई ईथर के साथ, तो यहाँ से क्या होगा? कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा भाई? CH3 फ्री रेडिकल बनेगा। और जब CH3 फ्री रेडिकल के साथ क्या होगा? जुड़ेगा, तो क्या बनेगा भाई? CH3 और ये CH3 यानी कि एथेन बनेगा। ये रिएक्शन होगी, ठीक है। तो आपने एक कार्बन का एल्केन बनाता था, कम से कम कितने कार्बन का एल्केन बन सकता है? 2 कार्बन का एल्केन कम से कम इससे बन सकता है, यानी एक कार्बन का एल्केन बनेगा ही नहीं। तो इसलिए इस रिएक्शन से मीथेन नहीं बनेगा, CH4 इससे नहीं बनेगा, ठीक है। अगला पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट ये है कि भाई वुड्स अभिक्रिया द्वारा असम्मित एल्केनों की अच्छी लब्धि प्राप्त नहीं की जा सकती, ठीक है। क्या मतलब होता है अभी बताएंगे। वुड्स, ठीक है,
वुड्स अभिक्रिया सममित एल्केनों की अच्छी लब्धि प्राप्त करने की सममित एल्केनों की अच्छी लब्धि प्राप्त करने की अच्छी विधि है, अच्छी विधि है। ठीक है भाई, ये 3-4 पॉइंट है जो आपको कंसिडर करने हैं, ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है, वुड्स अभिक्रिया में कार्बन कार्बन नए बंध का निर्माण होता है। बिल्कुल भाई, नया बॉन्ड बनता है। यहाँ पर देखो कि कार्बन और कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बन गया। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, वुड्स अभिक्रिया से मेथेन नहीं बनाई जा सकती। कम से कम 2 कार्बन की एल्केन इससे बना सकते हैं। 2 से कम कार्बन की एल्केन नहीं बना पाएंगे। मेथेन 1 कार्बन की नहीं बनेगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, वुड्स अभिक्रिया द्वारा सममित एल्केनों की अच्छी लब्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। तीसरा और चौथा, वुड्स अभिक्रिया द्वारा असममित एल्केनों की वुड्स अभिक्रिया द्वारा असममित एल्केनों की अच्छी लब्धि प्राप्त नहीं। लब्धि की मतलब मात्रा। असममित एल्केन कौन सी होती है अभी बात करेंगे, सम्मित कौन सी होती है इसकी बात करेंगे। तो सम्मित एल्केनों की तो अच्छी लब्धि प्राप्त होती है और असममित एल्केनों की अच्छी लब्धि प्राप्त, अच्छी मात्रा प्राप्त नहीं होती है। ध्यान से देखना, 2 एग्जाम्पल है, उनसे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको तो मैं सबसे पहले मिटा रहा हूं। देखे भाई, 2 रिएक्शन है मेरे पास। एक तो है CH3CH2Br रिएक्शन आपने करवाई भाई सोडियम और ड्राई ईथर। केवल एरो पर आपको इतना ही लिख के देगा, आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि कितने मॉलिक्यूल काम में आएंगे और प्रोडक्ट क्या बनेगा। 2 मॉलिक्यूल काम में आएंगे भाई। सबसे पहले क्या करोगे, मुक्त मूलक बनाओगे, कार्बन हेलोजन बॉन्ड को तोड़ो और फिर क्या कर दो, इस मुक्त मूलक को इसी मुक्त मूलक के साथ क्या कर दो, जोड़ दो। तो अपने पास फाइनली जो है वो क्या बनेगा भाई, फाइनली अपने पास प्रोडक्ट CH3CH2CH2CH3 ये प्रोडक्ट बनेगा। अब प्रोडक्ट कैसे बना, प्रोडक्ट बनाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि भाई 2 मॉलिक्यूल काम में आते हैं कुछ इस तरीके से Br, और 2 सोडियम के काम में आते हैं। और भाई ऐसे हम क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। शॉर्ट मेथड जो है वो मैंने क्या बताया हुआ आपको, शॉर्ट मेथड ये बताया हुआ है कि कुछ इस तरीके से आप NaBr क्या कर सकते हो, बाहर कर सकते हो। NaBr को आप प्रोडक्ट साइड इंडिकेट नहीं करोगे चलेगा। NaBr से मतलब नहीं है, हम एल्केन बनाने की विधियां सीख रहे हैं। तो एल्केन जो है वो कैसे बनता है वो हमें चेक करना है। तो यहाँ पर देखना जरा, अपने पास आएगा भाई CH3 और CH2 और ये CH2 और ये CH3, ये प्रोडक्ट बना। क्लियर है बात। एक तो ये कंडीशन है भाई। इसमें क्या है कि दोनों तरफ के जो एल्काइल हैलाइड आपने लिए हैं वो कैसे हैं, समान है। यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड है CH3CH2Br, यहाँ पर भी इथाइल ब्रोमाइड है CH3CH2Br। दोनों तरफ के जो एल्काइल हैलाइड है वो कैसे समान है। तो दोनों तरफ के एल्काइल हैलाइड समान है तो भाई अपने को जो फ्री रेडिकल बनेंगे, इससे कौन सा मुक्त मूलक बना, इससे भी CH3CH2 मुक्त मूलक बना और इससे भी CH2CH3 मुक्त मूलक बना। दोनों से जो मुक्त मूलक बने हैं वो भी कैसे होंगे, समान होंगे। तो अब ये कैसे भी जुड़ सकते हैं, मुक्त मूलक आपस में रैंडमली कैसे भी जुड़ सकते हैं। ये कैसे भी जुड़ जाए दोनों फ्री रेडिकल, प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही प्रोडक्ट, यानी एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक। सेकंड केस, भाई आपने क्या किया, RX काम में लिया, ये कोई एल्किल हैलाइड है। ठीक है, रिएक्शन करवा दी सोडियम के साथ, 2 सोडियम, और दूसरा जो एल्किल हैलाइड लिया आपने वो आपने अलग काम में ले लिया, यानी एक तरफ R' काम में लिया, एक तरफ R काम में लिया। ठीक। रिएक्शन करवा दी ड्राई ईथर, शुष्क ईथर आपको एल्केन बनानी थी, है ना। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में आपने रिएक्शन करवा दी। मुक्त मूलक बनाते हैं तो यहाँ से R मुक्त मूलक बनेगा, मुक्त मूलक बनाते हैं तो यहाँ से R' मुक्त मूलक बनेगा। 2 अलग अलग तरीके के मुक्त मूलक प्राप्त हुए। ठीक। अब ऐसा तो है नहीं कि कंटेनर में जहां रिएक्शन करवा रहे हैं वहां पर अपने पास केवल एक ही R मुक्त मूलक होगा, या जहां रिएक्शन करवा रहे हैं वहां पर अपने पास केवल एक ही R' मुक्त मूलक होगा, ऐसा तो है नहीं। पॉसिबिलिटी क्या कहती है कि भाई बहुत सारे R मुक्त मूलक होंगे, बहुत सारे R' मुक्त मूलक होंगे, बहुत सारे फ्री रेडिकल होंगे। तो अब क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि R मुक्त मूलक
अपने जैसे किसी दूसरे R मुक्त मूलक के साथ जुड़ जाए तो एल्केन कौन सी बनेगी, RR बनेगी। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि एक R डैश मुक्त मूलक अपने जैसे दूसरे R डैश मुक्त मूलक के साथ जुड़ जाए तो अपने पास R डैश ये वाली एल्केन बनेगी। और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि एक R फ्री रेडिकल R डैश फ्री रेडिकल के साथ जुड़ जाए तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है R डैश, यानी ये तीनों का क्या मिलेगा भाई, मिश्रण मिलेगा, तीनों का मिश्रण मिलेगा। ठीक है, अब ऐसी एल्केन जिसमें R और R ये दोनों अलग अलग है, ये वाली R डैश ये दोनों अलग अलग है, इसको हम असम्मित एल्केन बोलेंगे। ठीक, और ऐसी एल्केन जिसमें दोनों समान है R डैश ये दोनों सम्मित एल्केन है, ये वाली असम्मित एल्केन है। ये वाली सम्मित है या असम्मित है, ऊपर वाली सम्मित है। कैसे भाई, इसको एकदम बीच में से तोड़ो, अगर बीच में से तोड़ने पर आपको दो समान मुक्त मूलक बनते हैं, सम्मित को पहचानने का तरीका क्या है भाई बता रहा हूं, आप उसको जस्ट बीच वाले बॉन्ड से तोड़ो, बीच वाले बॉन्ड से तोड़ने पर अगर आपको दोनों मुक्त मूलक समान तरीके के मुक्त मूलक प्राप्त हुए हैं तब तो एल्केन सम्मित होगी, और अगर असमान तरीके के मुक्त मूलक प्राप्त हुए हैं तो एल्केन असम्मित होगी। जैसे अगर मैं इसको तोड़ूंगा ना, इसको, तो आपको दो अलग अलग फ्री रेडिकल प्राप्त होंगे, एक तो मिलेगा R फ्री रेडिकल और एक मिलेगा R डैश फ्री रेडिकल, दो अलग अलग तरीके के फ्री रेडिकल मिलेंगे। तो ये वाली एल्कीन कैसी है, ये वाली असम्मित है। ठीक है, तो मैंने अभी ये बोला था, तो पहले तो हम समझ गए सम्मित क्या है असम्मित क्या है। अभी मैंने बोला था कि वुर्ज अभिक्रिया से केवल सम्मित एल्केन बन सकते हैं, असम्मित एल्केनों की अच्छी लब्धि प्राप्त नहीं होती है। ये वाली सम्मित एल्केन है भाई। सम्मित एल्केन लेने के लिए या सम्मित एल्केन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए कि दोनों के दोनों फ्री रेडिकल कैसे हो, समान हो। सम्मित की कंडीशन यही है कि दोनों तरफ फ्री रेडिकल समान बने, और समान फ्री रेडिकल बनने के लिए भाई ये दोनों एल्काइल हैलाइड कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। अगर आप असम्मित बनाना चाहते हो, असम्मित एल्केन बनाना चाहते हो, तो दोनों तरफ के फ्री रेडिकल आपको अलग अलग लेने पड़ेंगे, दोनों तरफ अलग अलग फ्री रेडिकल बनने चाहिए। और अलग अलग फ्री रेडिकल जो है वो कैसे बनेंगे, जब दोनों तरफ आप अलग अलग एल्काइल हैलाइड काम में लोगे। तो अगर दोनों तरफ आप अलग अलग एल्काइल हैलाइड काम में लोगे, इधर अलग एल्काइल हैलाइड है, इधर अलग अलग एल्काइल हैलाइड है, दोनों तरफ मैं अगर अलग अलग एल्काइल हैलाइड काम में लूंगा तो भाई इस केस में आपको एक से ज्यादा एल्केनों का क्या मिल रहा है, मिश्रण मिल रहा है। कोई एक एल्केन ज्यादा मात्रा में नहीं मिलकर वो ही आपको अलग अलग एल्केनों का मिश्रण मिल रहा है। इन तीनों में से कोई एक फिक्स एल्केन नहीं बनेगी, सबका मिश्रण मिलेगा। जबकि यहां एक ही एल्केन बनेगी, ये वाला फ्री रेडिकल इसी के साथ जुड़ जाए तो भी वो बनेगा, ये वाला फ्री रेडिकल इसी के साथ जुड़ जाए तो भी वो बनेगा, और दोनों आपस में जुड़ जाए तो भी वही बनेगा। तो भाई ऊपर वाले केस में जब दोनों एल्काइल हैलाइड समान लेते हो तो एक ही प्रोडक्ट बन सकता है, एक ही प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। जबकि नीचे वाले केस में जब दोनों एल्काइल हैलाइड हम अलग अलग लेने की कोशिश करते हैं, अगर हमें असम्मित एल्कीन बनानी है तो दोनों एल्काइल हैलाइड अलग अलग लेंगे, और दोनों एल्काइल हैलाइड अगर आपने अलग अलग लिया है तो भाई उस केस में हम क्या बोलेंगे, उस केस में जो है वो आपको एक से ज्यादा एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होगा, किसी एक की लब्धि प्राप्त नहीं होगी। यहां पर 100% केवल ये वाला ही बनेगा, जबकि यहां पर जो है वो परसेंटेज क्या होगा, इनका अलग अलग परसेंटेज होगा, है ना। इसका ये भी होगा मिश्रण में, ये भी होगा, ये भी होगा। तो एक पर्टिकुलर असम्मित एल्केन की लब्धि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी मात्रा रेस्पेक्टिवली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने बोला है कि भाई वुड्स अभिक्रिया से केवल सम्मित एल्केन जो है वो अच्छी लब्धि में प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। असम्मित एल्केन जो है वो अच्छी मात्रा में प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। क्लियर है बात? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको मैं एक दो एग्जाम्पल से और आपको क्लियर कर देता हूं। क्वेश्चन कैसे आएगा उसकी बात अभी कर लेते हैं, देखना जरा। बिठा रहा हूं भाई। हाँ भाई देखो जरा, देख, ठीक है भाई। जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देता हूं, निम्न में से कौन सी एल्केन
वुड्स अभिक्रिया द्वारा अधिक लब्धि में बनाई जा सकती है। ठीक है कि भाई निम्न में से कौन सी एल्केन वुड्स अभिक्रिया द्वारा अधिक लब्धि में, अधिक लब्धि का मतलब है ज़्यादा मात्रा में बनाई जा सकती है। चेक करते हैं भाई ज़्यादा मात्रा में कौन सी एल्केन बना सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन भाई कुछ ऐसा दे दिया मैंने, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, आपको ये बताना कि भाई इनमें से कौन सी एल्केन जो है वो बढ़िया मात्रा में बनेगी, ज़्यादा मात्रा में बनेगी, है ना। तो कंसेप्ट क्या है, कौन सी एल्केन ज़्यादा मात्रा में बनती है, सम्मित या असम्मित। भाई सम्मित एल्केन ज़्यादा मात्रा में बनती है, वुड्स अभिक्रिया से सम्मित एल्केन ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। तो अब मेरे को केवल ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी एल्केन सम्मित है और कौन सी असम्मित। इसके लिए आप क्या करो कि भाई जो बॉन्ड है उसको काटने की कोशिश करो, बॉन्ड को काट के देखो, दोनों तरफ के फ्री रेडिकल अगर समान बन रहे तो सम्मित, असमान बन रहे तो असम्मित। वैसे आपको नजर आ जाएगा कि कौन सी सम्मित हो सकती है, कौन सी असम्मित होगी, ये आप देख के बता दोगे। फिर भाई कभी पता ना चले तो आपको क्या करना है, भाई देखो कोई बॉन्ड लो, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन। कार्बन को कट नहीं करना है कि सर इसको कट कर दो, बीच में से कार्बन को कट कर दो ना, कार्बन को नहीं, कट हमेशा बॉन्ड को ही करना है। तो भाई जैसे या तो इस बॉन्ड को कट कर दो या इस बॉन्ड को कट कर दो, है ना। आपको उस बॉन्ड को कट करना है जिस पर आपको ये लगे कि भाई इस बॉन्ड को कट करने पर दो समान हिस्से हो सकते हैं। आप ये वाला बॉन्ड भी कट कर सकते हो लेकिन यहाँ से समान हिस्से नहीं बनेंगे, साफ दिख रहा है। तो आप उस बॉन्ड को कट करना जहां पर आपको ऐसा लगे कि सर इसको कट करेंगे तो समान हिस्से हो सकते हैं। तो भाई मैं जैसे इसको कट करता हूं, देखता हूं, अगर इसको कट करूंगा ना तो इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाएगा, एक इस पर चला जाएगा। तो एक तो ये वाला मुक्त मूलक बनेगा, देखना जरा इधर से, और इधर से जो है वो ये वाला मुक्त मूलक बनेगा। तो दोनों समान है कि अलग अलग है, अलग अलग है। ये तो असमित एल्कीन है भाई, असमित एल्कीन अच्छी मात्रा में नहीं बनती है। इसको चेक करते हैं, यहाँ से चेक करते हैं, तो भाई ये तो समान हो ही नहीं सकते। एक तरफ ये वाला फ्री रेडिकल है, एक तरफ ये वाला फ्री रेडिकल है, तो समान हो ही नहीं सकते। इसको चेक करते हैं, भाई देखो ये तो कार्बन है, 1 2 3 4 5। अब इसको ऐसे यहाँ से इस कार्बन से नहीं काटना है कि सर लो कार्बन से काट दिया ना, बॉन्ड को कट करना है। तो भाई या तो इधर वाले बॉन्ड को कट करो या इधर वाले को। अगर इधर वाले को कट करता हूँ तो ये वाला बनेगा, और भाई एक ये वाला बनेगा, दोनों अलग अलग बनेंगे ना, ये भी असमित है। इसको चेक करो, भाई ये कार्बन अगर मैं बीच में से काट दूं तो इधर ये फ्री रेडिकल बनेगा और इधर भी ये फ्री रेडिकल बनेगा। दोनों फ्री रेडिकल कैसे है, समान है, यानी ये एल्केन सम्मित है। सम्मित एल्केन की बढ़िया लब्धि प्राप्त इससे हो सकती है। समझ गए बात को, ये सम्मित एल्केन है। ऐसे आपको ध्यान में रखना है कि वुड्स अभिक्रिया से सम्मित एल्केन ही हम बना सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर, अच्छा क्वेश्चन है, आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, बता रहा हूं। वुड्स रिएक्शन पर कल मैंने आपको बहुत सारी बताए थे भाई, एग्जाम्पल बताए थे, क्वेश्चन कैसे आता है, रिएक्शन कैसे आती है और प्रोडक्ट कैसे बनाना है। ठीक है ना, तो देखना ज़रा ध्यान से। हाँ भाई देखिए, ये कार्बन दिया है, इस कार्बन को इसने स्टार मार्क किया है। ठीक है, तो यहाँ पर एरो पर लिख दिया सोडियम और ड्राई ईथर। ठीक है, और यहाँ पर दे दिया भाई पॉसिबल प्रोडक्ट, संभव उत्पाद क्या हो सकता है। ठीक है, और पहला ऑप्शन आपको ये दे दिया भाई, देखना ज़रा, आपको पॉसिबल प्रोडक्ट बताने हैं कि पॉसिबल प्रोडक्ट क्या बन सकता है। बहुत ही ध्यान से बताना होगा भैया। एक आपको ये वाला दे दिया, ठीक है, एक आपको ये प्रोडक्ट दे दिया,
ठीक है, और एक आपको फोर्थ वाला दे दिया, ऑल ऑफ दीज। हालांकि ऑल ऑफ दीज वाला एग्ज़ाम में आता नहीं है, बस क्योंकि अब आपको पता तो चल ही गया होगा कि कुछ लफड़ा है क्वेश्चन में, तो आंसर कौन सा जाएगा, ऑल वाला जाएगा। लेकिन कैसे जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, तो ध्यान से देखना ज़रा, ये क्वेश्चन है। अब इसमें बात करते हैं भाई प्रोडक्ट कैसे बनाना है। आप तो वही काम करो जो हम करते आए हैं शुरू से, बचपन से करते आए हैं, बचपन से तो क्या लास्ट क्लास से करते आए हैं। इस बॉन्ड को तोड़ो और यहाँ पर क्या कर दो, फ्री रेडिकल बना दो। तो इस पर जो फ्री रेडिकल बनेगा वो ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, ये फ्री रेडिकल बनेगा, यानी इस कार्बन पर स्टार था तो स्टार मार्क मैंने इस कार्बन पर कर दिया। ठीक है, अब भाई सोडियम ड्राई ईथर दिया है तो वुड्स रिएक्शन है, और वुड्स रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को हम कुछ ऐसे ही ट्रीट करते हैं, है ना। तो देखो जरा, अब ये जो फ्री रेडिकल है एक ही तरीके का फ्री रेडिकल है, तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो क्या होती है, ये वाला फ्री रेडिकल अगर इसी के जैसे फ्री रेडिकल के साथ जुड़ जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो जरा, ये फ्री रेडिकल है और ये अपने जैसे ही किसी दूसरे फ्री रेडिकल के साथ क्या हो जाए, जुड़ जाए। तो देखो ये अपने जैसे ही दूसरे फ्री रेडिकल के साथ जुड़ जाए, है ना, स्टार स्टार वाले आपस में जुड़ जाए, तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ये वाला प्रोडक्ट बनेगा तो सबसे सिंपली ये वाला प्रोडक्ट तो हो गया। ठीक है, अब भाई इसमें एक चीज़ देखना, अनुनाद है, फ्री रेडिकल जो आ रहा है ना, ये फ्री रेडिकल आ रहा है, इसमें अनुनाद, डबल सिंगल और ये फ्री रेडिकल अनुनाद है। और अनुनाद होगा तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है फ्री रेडिकल में कैसे चलता है अनुनाद, एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर से, तो फ्री रेडिकल में अनुनाद चला। जब अनुनाद चला तो भाई देखो जरा, ये वाली कंडीशन, ये स्टार वाला कार्बन था, ये वाला इसका अनुनादी संरचना इसकी बनेगी। अब कंटेनर में दो तरीके के फ्री रेडिकल हो गए, ये वाला फ्री रेडिकल भी है, ये वाला फ्री रेडिकल भी है। ठीक है, जब ये वाला फ्री रेडिकल अपने जैसे दूसरे फ्री रेडिकल के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, उसकी बात कर लेते हैं। भाई देखो जरा, इसको जो है वो क्योंकि इस फॉर्मेट में दे रखे हैं तो मैं यहाँ नंबरिंग कर देता हूँ समझने के लिए। केवल नंबरिंग आप कैसे भी कर सकते हो रैंडमली, है ना, केवल समझने के लिए नंबरिंग कर रहे हैं। IUPAC का इस पर कोई रोल नहीं है। जैसे स्टार वाले कार्बन को 1 नंबर, फिर डबल बॉन्डेड ये जो है उसको 2 नंबर, और फ्री रेडिकल वाले को 3 नंबर दे रहा हूँ। तो इसको जो डिजाइन बनाने के लिए मैं केवल नंबरिंग दे रहा हूँ। देखो जरा, ये है, अब इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, देखो जरा, कि स्टार डबल बॉन्डेड कार्बन है, स्टार डबल बॉन्डेड कार्बन पर है, तो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, और ये फ्री रेडिकल को 3 नंबर। मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, इसको इस फॉर्म में बनाने ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसलिए मैंने नंबरिंग दी है, बाकी इसका IUPAC नेम से कोई मतलब नहीं है। फिर देखो, इसी के जैसा दूसरा वाला बनाना है, इसी के जैसा दूसरा वाला बनाया, वहाँ पर भी मैं यही करूँगा। भाई देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन है और इस पर मैं स्टार लगा देता हूँ, तो स्टार वाले को 1 नंबर दे रहा हूँ ना, 1 नंबर, और फिर डबल बॉन्डेड वाले को 2 नंबर, और ये फ्री रेडिकल वाले को 3 नंबर। और इन दोनों को मेरे को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। और इन दोनों को आपस में जोड़ूंगा तो भाई एक प्रोडक्ट, ये लो, नंबरिंग हटा दी वापस से ताकि कन्फ्यूजन ना हो, है ना। डिज़ाइन अपनी जो ऑप्शन में दे रखी है वो वाली डिज़ाइन उसके जैसी बन जाए। अब चेक करो, ऑप्शन में ये वाला कोई ऑप्शन है क्या, भाई बिल्कुल ये वाला ऑप्शन ये रहा, यानी पहला भी बन रहा है, थर्ड भी बन रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये वाला फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ जुड़ जाए, तो ये वाला फ्री रेडिकल बना दो एक तरफ, तो ये लो, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है, दूसरी तरफ ये वाला फ्री रेडिकल कर दो, बना दो, तो ये वाला बना रहा हूं। देखो जरा, डबल बॉन्डेड पर स्टार लगाना, डबल बॉन्डेड पर है ना स्टार, यहां लगा दो स्टार, स्टार वाले को 1 नंबर, 2 नंबर, और इसको 3 नंबर दे देता हूं, और दोनों को आपस में क्या कर देता हूं, जोड़ देता हूं। ये लो, नंबरिंग हटा दी। चेक करो भाई, ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है क्या, बिल्कुल ये भी प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो फ्री रेडिकल जो बना उसमें अनुनाद हो गया, और अनुनाद हो गया तो ये तीनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, यानी रिएक्शन में इन तीनों का क्या मिलेगा, मिश्रण मिलेगा। ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, यानी आंसर कौन सा जाएगा, फोर्थ वाला आंसर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है वुड्स रिएक्शन पर। ठीक है, तो ये है भाई अपनी वुड्स रिएक्शन। मेरे ख्याल से आपके वुड्स रिएक्शन समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर वुड्स रिएक्शन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रह जाए तो आप मेरे से संपर्क करें, हम आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर देखना ज़रा, 2-3 पॉइंट हम और देख लेते हैं। वुड्स रिएक्शन तो हो गई है। देखो, पहली रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में आपको क्या करना भाई, दोनों तरफ एल्काइल हैलाइड काम में लेना है, तो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। अगला पॉइंट है,
हाँ भाई देखो ज़रा, एक तो है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या है? RX, 2 सोडियम काम में लेने और RX काम में लेना है, यहाँ ड्राई ईथर काम में लेना है। तो यहाँ से क्या करेंगे भाई, कुछ इस तरीके से हम NaX बाहर कर देंगे, R बन जाएगा। तो ये है वुड्स रिएक्शन। ये भी क्या है? एल्काइल हैलाइड है, और ये भी क्या है? एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, दोनों के दोनों एल्काइल हैलाइड है, तो एल्केन बना। ठीक है, एक होती है वुड्स फिटिग रिएक्शन। ठीक है, इसी की जैसी रिएक्शन है। ठीक है, वुड्स फिटिग रिएक्शन। ठीक है, अब ये रिएक्शन क्या होती है भाई? एक तो एल्काइल हैलाइड होता है, एक एरिल हैलाइड होता है। एक तो एल्काइल हैलाइड है, एक एरिल हैलाइड है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है भाई? अगर मैं एल्काइल की जगह ये बेंजीन रिंग काम में ले लूँ, एरोमेटिक रिंग काम में ले लूँ, तो अब इसको बोलेंगे एराइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? एराइल हैलाइड। एक तरफ एराइल हैलाइड काम में ले लो, यहाँ सोडियम, और एक तरफ आपको एल्काइल हैलाइड काम में लेना है, एल्काइल हैलाइड। प्रोडक्ट वही बनेगा भाई, प्रोडक्ट आपको वैसे ही बनाना है, मेजर प्रोडक्ट वैसे ही बनाना है। ये हटा दिया और दोनों को आपस में क्या कर दो? जोड़ दो, एल्काइल बेंजीन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, एक तरफ एल्काइल हैलाइड, एक तरफ एराइल हैलाइड, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। एक तीसरी रिएक्शन जो भी इसी के जैसी है, जिसको बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? अगर मैं दोनों तरफ एराइल हैलाइड काम में ले लूं, ये X सोडियम, ये X, दोनों तरफ एराइल हैलाइड काम में ले लूं, तो बनेगा भाई बाइफिनाइल। ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, दोनों को बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ दो। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। तीनों रिएक्शन एक जैसी है, तीनों में एक ही काम करना है। अगर सबस्ट्रेट आपने चेंज कर दिया, दोनों एल्काइल हैलाइड तो वुड्स रिएक्शन, एक एराइल हैलाइड एक एल्काइल हैलाइड तो वुड्स फिटिग रिएक्शन, और दोनों की दोनों एराइल हैलाइड काम में ले लिए तो फिटिग रिएक्शन। क्लियर है बात? तो भाई ये है अपने पास। फिर हम अगली बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसी के जैसी एक रिएक्शन और है, मिटा दूं? बिल्कुल मिटाऊंगा भाई। देखो, अगर वुड्स रिएक्शन में आप कॉपर काम में ले लो, चौथी रिएक्शन अपनी इसी के जैसी, सेम टू सेम। ठीक है, RX साथ में कॉपर और ये RX, बाकी वही ड्राई ईथर। ठीक है, अगर आप साथ में कॉपर काम में ले लो तो यहां से CuH2 बाहर हो जाएगा, RR एल्केन बनेगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन का नाम होता है भाई उल्मान्स रिएक्शन या उल्मान रिएक्शन। ठीक है ना, उल्मान रिएक्शन। अगर इसी रिएक्शन में ध्यान से अगर इसी रिएक्शन में आप जो है वो RX जिंक काम में ले लो, ठीक है, तो इस रिएक्शन का नाम हो जाता है, वही बाहर, इस रिएक्शन का नाम हो जाता है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो एक हो गई उल्मान रिएक्शन, जिंक काम में ले लोगे तो इसको क्या बोलेंगे? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। बाकी रिएक्शन जो है वो सब में सेम ही है, जैसे वुड्स रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाया था वैसे ही आपको प्रोडक्ट बनाना है। क्लियर है बात? तो ये 4-5 रिएक्शन है जो सारी की सारी जो है वो कैसी है? एक जैसी है, नेम रिएक्शन है, आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो भाई प्रोडक्ट का कोई लफड़ा नहीं है, जैसे वुड्स रिएक्शन में हमने प्रोडक्ट बनाया था ना, वैसे ही आपको प्रोडक्ट बनाना है। अब भाई वुड्स रिएक्शन में एक अलग तरीका एग्जाम्पल है, वो भी हम देख लेते हैं। देखें ज़रा कि भाई जैसे आपको ये कोई दे दिया, एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एरो पर लिख के दे दिया सोडियम ड्राई ईथर, ठीक है, और आपको पूछ लिया प्रोडक्ट क्या होगा। तो तरीका मैंने क्या बताया हुआ है कि भाई जितने भी हैलोजन दिए हुए हैं सारे हैलोजन क्या कर दो? हटा दो, सारे हैलोजन हटा दो। तो हैलोजन अगर हटा दोगे तो देखो ज़रा, ये हैलोजन हटाया, ये हैलोजन हटाया, दोनों जगह फ्री रेडिकल बना दो, ये फ्री रेडिकल बन गया, और ये फ्री रेडिकल्स को आपस में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। इस फ्री रेडिकल को मैं इसी के साथ
जोड़ दूंगा, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 नंबरिंग, वही डिजाइन चेक करने के लिए नंबरिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 1 नंबर कार्बन को 5 नंबर कार्बन से जोड़ना है, ओवरऑल 5 कार्बन की क्या बन जाएगी, रिंग बन जाएगी। देखना जरा, ये 5 कार्बन की रिंग, 1 2 3 4 और ये 5, 1 और 5 नंबर कार्बन को आपस में जोड़ दिया, ठीक है, ये वाला कंपाउंड बनेगा। तो इसमें रिंग का फॉर्मेशन भी हो सकता है, वलय का निर्माण भी हो सकता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई हो। तो भाई ये है वुड्स रिएक्शन, और वुड्स रिएक्शन से संबंधित सारी रिएक्शंस हमने देख ली। पहली रिएक्शन अपनी कंप्लीट है, कौन सी है, वुड्स रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन की तरफ मैं चल रहा हूं, मिटा रहा हूं इसको। तो एल्केन बनाने की अगली विधि, और जो अगली विधि है उसका नाम है भाई कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस या कोल्बे विद्युत अपघटन। देखना, कोल्बे विद्युत अपघटन, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। भाई देखो जरा कि ये रिएक्शन क्या होती है, तो पहले तो मैं इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स लिख देता हूं, फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। पॉइंट ये है, यदि कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम, है ना, Na सोडियम के पोटेशियम लवणों के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करवा दिया जाए तो एनोड पर एल्केन तथा CO2 गैस प्राप्त होती है, CO2 गैस प्राप्त होती है, ठीक है भाई। ये इसके बारे में एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब देखना ये विद्युत अपघटन क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। देखो, जैसे मैं अगर बात करूं नमक की, NaCl की, जो अपना कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, भाई NaCl को पानी में मिला दूं तो क्या होगा, ये अपने आयनों में टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, Na+ और Cl-, ठीक है। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, तो पानी में मिलाओगे तो ये अपने आयनों में वियोजित हो जाएगा, टूट जाएगा Na+ और Cl- में। यानी कोई भी अगर आयनिक कंपाउंड, कोई भी लवण है, लवण को पानी में मिलाओगे तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयनों में पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। अब मैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण की बात कर रहा हूं, तो ये क्या है भाई। देखो, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसमें COOH ग्रुप, ये तो होगा ही होगा, इधर R लगा देता हूं, RCOOH, ठीक है ना, RCOOH, ठीक है, ये वाला ग्रुप होगा ही होगा, ये एसिड है। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं NaOH या KOH के साथ करवा दूं, जो कि क्या है, बेस, तो अब इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी NaOH के साथ, मान लो रिएक्शन करवा दी NaOH के साथ, क्या बनेगा भाई, RCOONA और साथ में H2O, ये बनेगा, ठीक है। अगर मैं KOH के साथ करवा दूं तो यहीं पर क्या बन जाएगा, RCOOK साथ में H2O, ठीक है। तो ये जो है, ये है कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण, ठीक है, ये सोडियम लवण है, ये पोटेशियम लवण है। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण हमने काम में ले लिए और इसको क्या कर दिया, इसको पानी में मिला दिया। अब क्या करना है, देखो, विद्युत अपघटन करवाने के लिए आपको क्या करना है, एक कंटेनर लेना है, एक पात्र लेना है, इस पात्र में पानी भरना है, ये पानी भर दिया और इस पानी में आपको ये वाला लवण जो है वो घोल देना है,
ठीक है, यानी इसमें जो है वो आपने RCONA या RCOK इन दोनों में से कोई एक, मैं Na वाला ले रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इन दोनों में से कोई एक भर दिया, जैसे RCONA ये भर दिया। और ऑलरेडी आपने इसमें जो है वो पानी भी ले रखा है, वाटर भी ले रखा है, तो वाटर है। तो जैसे ही आप इसको पानी में मिलाओगे, जैसे इसको पानी में मिलाते हैं NaCl को, तो टूटता है Na+Cl-। बिल्कुल इसको पानी में मिलाओगे तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। कैसे, अलग अलग हो जाएंगे दोनों, RCO- और ये वाला Na+, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर। अब विद्युत अपघटन करवाना है तो इसमें आपको 2 इलेक्ट्रोड लगाने हैं, ठीक है, यानी एनोड और कैथोड इसमें लगा देने। ये 2 इलेक्ट्रोड मैंने इसमें लगा दिए, ठीक है। इसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया और इसको बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया, ठीक। पॉजिटिव टर्मिनल जो है इसको बोलते हैं एनोड, क्या बोलते हैं, एनोड। और नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। क्लियर है बात। तो ये काम हो गया, विद्युत अपघटन करवा रहे हैं तो ये होगा, एनोड हो गया और कैथोड हो गया। क्लियर है। अब जैसे ही आप इस पर करंट लगाओगे तो एक बात बताना, ये वाला तो नेगेटिव है और ये वाला कैसा है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव वाला कहां जाएगा, कौन से टर्मिनल पर जाएगा, कौन से इलेक्ट्रोड पर जाएगा, नेगेटिव वाला तो जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर और पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर। तो पहले मैं नेगेटिव वाले की बात करता हूं, ये नेगेटिव वाला है, तो नेगेटिव वाला इस सॉल्यूशन में है, ये वाला सारा कहां है मामला, सॉल्यूशन में, इस विलियन में है। तो नेगेटिव वाला कहां जाएगा, एनोड पर जाएगा, ठीक है। तो देखना जरा, सबसे पहले बात करेंगे एट एनोड। एनोड पर क्या हुआ, तो भाई एनोड पर कौन से वाले भाई साहब पहुंचे, एनोड पर ये वाले भाई साहब पहुंच गए, RCO-, ये भाई साहब अपने एनोड पर पहुंच गए। अब एक चीज हमेशा याद रखना, हालांकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये पॉइंट है ना, 12th क्लास में आएगा, लेकिन फिर भी अभी याद रखना कि भाई एनोड जो होता है किसी भी सेल का, एनोड जो होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, हमेशा ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है। कहां, एनोड पर। तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है। क्लियर है। और कैथोड पर है हमेशा अपचयन की अभिक्रिया संभव होती है। ये चीज दिमाग में रखना, याद रखना, एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, कैथोड पर अपचयन होगा। क्लियर है बात। तो देखना जरा, एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, एनोड पर क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण है, या इलेक्ट्रॉनों का त्यागना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो भी क्या है, ऑक्सीकरण है। इन तीनों में से अगर कोई एक काम भी हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। क्या 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 है, वापस बोलो, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, या इलेक्ट्रॉनों का रिमूव होना, इलेक्ट्रॉनों का लूज करना, इलेक्ट्रॉनों का त्यागना ऑक्सीकरण है। तो भाई ये वाले भाई साहब जो है, इस नेगेटिव पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एनोड पर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे, क्योंकि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। 2 में से एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, पीछे बना RCO और ये ऑक्सीजन पर फ्री रेडिकल। क्लियर है बात। तो ये बन गया भाई अपने पास कहाँ, सॉल्यूशन में। ये एक मुक्त मूलक बना है, डबल, सिंगल और ये ओड इलेक्ट्रॉन, इसमें अनुनाद है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि भाई अगर अनुनाद चलता है तो चला दो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस बॉन्ड के, क्योंकि मैंने कहा कि फ्री रेडिकल देखकर, फ्री रेडिकल को देखकर फ्री रेडिकल बनता है, इस वाले बॉन्ड का भी होमोलैटिक क्लीवेज होगा। एक इलेक्ट्रॉन इधर से यहाँ पर मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेगा, यहाँ पर दोनों क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। और एक तो मिलेगा भाई आपको R मुक्त मूलक, और साथ में C डबल बॉन्ड O बोले तो ये क्या हो गई भाई, CO2 मुक्त हो गई, CO2 गैस बाहर निकल गई। यानी एनोड पर बुलबुले निकलते हुए दिखाई देंगे, जो कि किसके होंगे, CO2 के बुलबुले होंगे। क्लियर है। फिर देखो जरा, ये R मुक्त मूलक जो बना है, ये R मुक्त मूलक जो बना है, ये क्या करेगा भाई, ये R मुक्त मूलक वाटर के OH पर, HOH पर अटैक करेगा, और यहां से क्या होगा, या यूं समझो कि R मुक्त मूलक जो है ना, वो अपने जैसे ही, ऐसा तो है नहीं कि जहां रिएक्शन हो रही है वहां एक ही मुक्त मूलक होगा, वहां बहुत सारे मुक्त मूलक होंगे, बहुत सारे R मुक्त मूलक होंगे। तो ये R मुक्त मूलक आगे किसी दूसरे R मुक्त मूलक के साथ जुड़कर क्या कर लेगा, RR, यानी क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा। तो ये है भाई एनोड पर कुछ ये रिएक्शन चलेगी। तो एनोड पर क्या क्या मिल रहा है, एक तो एल्केन बन रही है और एक CO2 बन रही है। ये दोनों चीजें कहां बनेगी, एनोड पर बनेगी। ठीक,
कैथोड की बात कर लेते हैं, कैथोड पर कौन जाएगा, कैथोड की रिएक्शन क्या है, तो देखना जरा कैथोड पर क्या होने वाला है। एट कैथोड भाई, एट कैथोड, भाई कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। अब भाई कैथोड की रिएक्शन में आपको सजेस्ट करूंगा आप डायरेक्टली ही याद रखें, डायरेक्टली इसको ध्यान में रखें, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है, या तो हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन है, या इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना रिडक्शन है। तो कैथोड पर क्या है भाई, पॉजिटिव वाला कैथोड पर जाना चाहिए, सोडियम Na+ को कैथोड पर जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में Na+ जो है वो नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, इसका रीजन आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। कैथोड की रिएक्शन डायरेक्टली ध्यान में रखना, क्योंकि भाई अपन ने सॉल्यूशन में क्या ले रखा है, वाटर ले रखा है, H2O ले रखा है। तो ये H2O क्या कर, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 2 मॉलिक्यूल, और अपने पास एक तो बनेगा भाई H2, है ना, H2 और OH-, ठीक है। ये रिएक्शन होगी, ठीक है ना, ये रिएक्शन होगी। रिएक्शन अपनी बैलेंस है क्या, बिल्कुल भाई बैलेंस है, ठीक है ना। ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन जो है वो क्यों हो रही है, क्योंकि H2O जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, H2O का अपचयन होगा इस रिएक्शन में। तो H2O का अपचयन हुआ तो एक तो हाइड्रोजन बनेगी, एक साथ में 2 OH-। रिएक्शन कैसे होती है इसकी बात नहीं करेंगे, आपको ये सवाल भी बाद में इसका आंसर मिलेगा जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे कि सर Na+ क्यों नहीं गया। तो ये सवाल मेरे को फालतू में मत भेजना, आपको ये रिएक्शन डायरेक्टली याद रखनी है, ठीक है। अब देखो जरा कि सॉल्यूशन में अपने पास Na+ भी है, Na+, और ये Na+ क्या करेगा, इसके OH- के साथ मिलकर क्या बना लेगा भाई, NaOH बना लेगा। यानी ये सॉल्यूशन धीरे धीरे किसका हो जाएगा, NaOH बन जाएगा सॉल्यूशन। धीरे धीरे ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। क्षारीय होने का मतलब pH धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि सॉल्यूशन की pH जो है, क्योंकि क्या किसका निर्माण हो रहा है भाई, क्षार का निर्माण हो रहा है, इसलिए सॉल्यूशन की pH धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी, pH इंक्रीज होगी। समझ गए बात को। तो भाई ये अपने पास है एनोड की रिएक्शन, ये है कैथोड की रिएक्शन। कैथोड पर क्या बना, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। एनोड पर क्या बनता है, एनोड पर CO2 और एल्केन प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, या कोल्बे विद्युत अपघटन बोलते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको पूछ सकता है डायरेक्टली कि भाई कोल्बे विद्युत अपघटन में एनोड की रिएक्शन कौन सी है, कैथोड की रिएक्शन कौन सी है, एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी, कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया, इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे आ सकता है उसकी बात कर लेते हैं। तो भाई इसको तो मैं मिटा रहा हूँ, और आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ भाई देखे ज़रा, क्वेश्चन आपको ऐसे देगा, जैसे CH3COOK, यहाँ ये लिख के दे दिया, और यहाँ पर लिख के दे दिया भाई इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, हिंदी में विद्युत अपघटन, ठीक है। और पूछ लिया प्रोडक्ट क्या बनेगा। एक तो ये क्वेश्चन है, या फिर आपको इधर केवल नाम लिख के भी दे सकता है भाई, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा है, केवल नाम लिखा हुआ मिलेगा। जैसे इसका नाम क्या हो गया, पोटेशियम, और ये 2 कार्बन है तो एसिड, तो इसका नाम है पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट, ठीक है, ये इसका नाम है। तो विद्युत अपघटन करवाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मुक्त मूलक बनाना है। कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ दो, मुक्त मूलक बना दो। तो मुक्त मूलक बना देता हूं भाई, ये मुक्त मूलक बनेगा, कौन सा बना, CH3 मुक्त मूलक बना, और इस मुक्त मूलक को इसी मुक्त मूलक के साथ जोड़ दो। तो भाई जब CH3 मुक्त मूलक के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, CH3 ये वाला जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद। इस रिएक्शन में और भी कई प्रोडक्ट बनते हैं, साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं। देखना कैसे, कि भाई अभी मैंने आपको मैकेनिज्म में बताया था कि सबसे पहले अपने पास CH3CO- होता है, ये एनोड पर जाता है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये एक मुक्त मूलक बनाता है, ये वाला, ये मुक्त मूलक भी बनता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक CH3 मुक्त मूलक इस मुक्त मूलक के साथ जुड़ जाए,
तो भाई पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है कि ये वाला भी बन जाए, है ना। तो इसमें ये भी बन सकता है, इसमें ये भी बन सकता है, लेकिन ये वाला माइनर होगा, इसको माइनर मानेंगे, इसको हम मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जब इसका विद्युत अपघटन करवाओगे तो निम्न में से कौन सा उत्पाद संभव है। ये भी संभव है, संभव ये भी है, दोनों संभव। मुख्य कौन सा होगा, ये वाला मुख्य होगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में बोथ हो तो बोथ टिक करना है, अगर ऑप्शन में बोथ नहीं है और ये दोनों दे रखे तो ये वाला टिक करना है, मेजर ही बताना है। क्लियर है। जैसे आपको ये दे दिया CH3 CH2 COONA और बोल दिया कि भाई इसका विद्युत अपघटन करवाना है, विद्युत अपघटन, और उत्पाद पूछ लिया, इसका नाम क्या होगा, सोडियम, 3 कार्बन है 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन OH, तो इसका नाम हो गया सोडियम प्रोपेनोएट, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। तो सोडियम प्रोपेनोएट इसका करवाएंगे तो सबसे पहले क्या करना है, ये कार्बन कार्बन ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, मुक्त मूलक बनाना है। तो यहाँ से कौन सा मुक्त मूलक बनेगा, CH3 CH2 मुक्त मूलक बनेगा, और ये मुक्त मूलक जब इसी के जैसे मुक्त मूलक के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई, CH3 CH2 CH3 क्या बन जाएगा भाई, ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है, एक कार्बन का फॉर्मिक एसिड होता है। तो अगर मैं यहाँ पर फॉर्मिक एसिड काम में लूँ, जैसे HCOOK ये काम में ले लिया, पोटेशियम फॉर्मेट, ठीक है ना, नाम भी लिखा हुआ मिल सकता है, इसका मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दिया, ठीक है। तो मुक्त मूलक बना भाई कौन सा, H फ्री रेडिकल, और जब H फ्री रेडिकल से ही जुड़ेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन, कोई एल्केन प्राप्त नहीं होगी, CO2 तो निकल गई, हाइड्रोजन बनेगा। अब अगर इससे बड़े की बात करूं तो इससे बड़ा ये वाला है, इससे क्या बन रहा है, एथेन बन रही है, यानी सबसे छोटी एल्केन कौन सी बन सकती है, एथेन बन सकती है, यानी इस विधि से भी हम मेथेन नहीं बना सकते। तो अपना पॉइंट है कि भाई इस विधि से मेथेन प्राप्त नहीं की जा सकती, मेथेन नहीं बना सकते भाई, इससे भी नहीं बना पाएंगे मेथेन, ठीक है ना। इससे पहले वुड्स रिएक्शन पढ़ी, उससे भी मेथेन नहीं बना पाएंगे। सिंपल सा काम करना है, मैं 2-4 आपको एग्जांपल दे रहा हूं, उनको आपको सॉल्व करना है और मेरे को प्रोडक्ट बताना है। चेक करें, देखें, सिंपल सा काम है भैया। चेक करें भाई इनमें क्या प्रोडक्ट बन सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, केवल ये बताना आपको। हाँ भाई, ठीक है, इनमें सब में आपको प्रोडक्ट बताना है, बहुत ही सिंपल सा काम, चेक करते हैं। इसमें देखते हैं, सबसे पहले मुक्त मूलक बनाना है, कहाँ से, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे और ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा, और इस फ्री रेडिकल को इसी के साथ जोड़ूंगा तो भाई 2 फ्री रेडिकल लेने ऐसे, एक ये हो गया और दोनों को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, ये एल्केन बनेगी। डिज़ाइन कैसी भी हो सकती है, आपको नाम पर ध्यान में रखना है। IUPAC आप कहोगे सर ऐसी डिज़ाइन तो दे ही नहीं रखी है ऑप्शन में, डिज़ाइन से मतलब नहीं है, IUPAC नाम लिख के देखो, जो IUPAC नाम इसके साथ मैच करेगा वही अपना आंसर होगा, ठीक है। यहाँ चेक करते हैं भाई, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, फ्री रेडिकल कौन सा बना, ये वाला फ्री रेडिकल बना, और इसको इसी के साथ जोड़ दो तो क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा भाई, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, फ्री रेडिकल कौन सा बना, ये फ्री रेडिकल बनेगा,
और इसको इसी के साथ जोड़ दूं तो देखना ज़रा, ये लो, ठीक है, 1 2, अच्छा यहाँ पर 2 कार्बन आएंगे, ये लो भाई, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। देखो ज़रा, 1 2 1 2, ठीक है, बराबर है, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो फ्री रेडिकल बनाना, डिज़ाइन कैसे भी हो सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पर चेक करते हैं, फ्री रेडिकल, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल ही बनेगा, ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है, ये फ्री रेडिकल बनेगा। और इसको इसी के साथ जोड़ूंगा, इसको इसी के साथ जोड़ूंगा तो ये प्रोडक्ट तैयार, ठीक है, कदम बात। यहाँ पर चेक करते हैं, देखो ज़रा, ये भी ऐसा ही है, यहाँ पर 2 है तो दोनों तोड़ दो, जैसे वुड्स रिएक्शन में किया था ना, बिल्कुल वैसा ही है। और इन दोनों फ्री रेडिकल को आपस में क्या कर दूँ, जोड़ दो, तो यहाँ पर एसिटिलीन बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये भाई इसको बोलते हैं कॉल्बे विद्युत अपघटन। उम्मीद करते हैं ये आपके समझ में आई होगी। इसमें या इससे पहले किसी भी रिएक्शन में या किसी भी क्लास में कोई भी डाउट हो आप मेरे को पूछें। मॉड्यूल के क्वेश्चन अभी टिक नहीं करवाऊंगा, मॉड्यूल के क्वेश्चन एक बार एल्केन कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद ही मैं आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन कंप्लीट टिक करवाऊंगा। समझ गए बात को। तो भाई ये अपने पास है कॉल्बे विद्युत अपघटन, इसके बारे में कल 2-4 पॉइंट और डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।